सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 कर रहे हैं जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं और इसमें हम अक्सर देखते हैं कि बीपीएससी या पीएससी एग्जाम में बैटल्स को लेकर के काफी क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड भी होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उससे जुड़ी जानकारी भी आप वहां पे पा सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए बता रहा है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस पर रूल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर हम एंशिएंट की बात करें तो उस समय पे भी कुछ किंग्स ही थे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल किए थे। अगर मिडाइवल की बात करें यानी कि 700 से लेके 1700 सेंचुरी तक ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मिडाइवल पीरियड के किंग्स को पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना। मुगल जो थे दिल्ली सल्तनत से ज्यादा स्टेबल और ज्यादा समय के लिए रूल करते हैं भारत पे। मुगल कब रूल करते हैं तो 1550 सेंचुरी के बाद वो भारत पे रूल करते हैं। वो आगरा से लेके दिल्ली तक अपने किंगडम को एक्सपैंड करते हैं। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो मुगल्स ने लगभग सभी एरियाज को कैप्चर कर लिया था लेकिन कुछ अभी भी एरियाज इंडिया के बाकी थे। ये फिगर में आप रेड फोर्ट देख रहे होंगे, ये मुगल एम्पायर का रेसिडेंस होता था। ठीक है, तो आगे यहाँ देखें तो कह रहा है कि मुगल्स कौन थे। तो मुगल्स के जो वंशज हैं वो 2 जगह से माने जाते हैं। पहला तो उनके माँ के साइड का हो गया और दूसरे उनके पिता के साइड का हो गया। तो उनके जो माँ के साइड के वंशज थे वो मंगोल्स थे यानी कि चंगेज खान, और पिता के साइड से देखें तो वो तिमूर थे। तो अगर हम मंगोल्स की बात करें तो उनका जो हेड था वो कौन था, मंगोल एक ट्राइब था जो कि चंगेज खान था। इसकी जो मृत्यु होती है वो 1227 में हो जाती है। ये चाइना और सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में रखा था, उतने दूर तक इसने रूल किया था। और वहीं अगर तिमूर की बात करें तो तिमूर जो था वो 1404 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ का रूलर होता है तो ये ईरान हो गया, इराक हो गया और आज के तुर्की के कुछ पार्ट्स का ये रूलर होता है। मुगल जो होते हैं वो खुद को मंगोल्स या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो मंगोल्स थे उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में नरसंहार किया था, इसलिए वो खुद को मुगल या मंगोल्स नहीं कहलाना चाहते थे। मंगोल्स के कुछ राइवल्स भी थे जैसे कि उज्बेक्स हो गए जो कि सेंट्रल एशिया में थे और ये तुर्किक मंगोल ग्रुप से बिलोंग करते थे। उज्बेक्स जो थे ये एक तरह से कॉम्पिटिटर्स भी थे मंगोल्स के लिए, मुगल्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो मुगल्स थे वो खुद को तिमूर का वंशज कहलाना चाहते थे, बिल्कुल प्राउड वे में। ठीक है, बहुत ही प्राउड होते थे अगर उन्हें कोई तिमूर का वंशज कहता है तो। तिमूर जो था इसने दिल्ली पे अटैक किया 1398 में। ये जो अटैक था ये सिर्फ लूट पाट के लिए था, इसे कोई रूल करने की दिलचस्पी नहीं थी दिल्ली पे, भारत पे। तो इसने 1398 में दिल्ली पे अटैक किया। उस समय पे दिल्ली पे जो राज कर रहा था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। नसीरुद्दीन महमूद शाह उस समय रूल कर रहा था और उसे ये डिफीट कर देता है। हमें याद था कि तुगलक के बाद कौन आया था तो सैयद डायनेस्टी आया था। तो यही नसीरुद्दीन आखिरी रूलर था तुगलक डायनेस्टी का जिसे तिमूर ने डिफीट कर दिया था दिल्ली में। ठीक है, कब किया था तो 1398 में। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर दिखा रहा है जो कि एक मिनिएचर पेंटिंग है। ये पेंटिंग 1702 से 1712 के बीच का है जिसमें तिमूर और उसके वंशज को दिखाया गया है। तो ये जो बीच में बैठा हुआ है यही तिमूर है। इसके जो राइट साइड में ये पहला व्यक्ति है ये इसका बेटा है जिसका नाम है मीरान शाह। मीरान शाह बाबर का पर दादा था। ये जो दूसरा बैठा है इसके बगल में इसका नाम है अबू सईद मिर्जा। ठीक है, ये बाबर का दादा था और ये जो व्यक्ति है इसका नाम था सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर का परदादा था। और ये जो इसके बगल में बैठा है ये है उमर शेख बाबर का पिता था। उसके बाद
ये जो व्यक्ति है ये बाबर है, फिर अकबर है और ये शाहजहां है, और ये जो है ये हुमायूं है, ये जहांगीर है और ये औरंगजेब है। तो इस पेंटिंग में तैमूर और उसके वंशज हैं। अब अगर आगे देखें तो अगर एक चीज यहाँ पे देखा जाए तो बाबर और तैमूर के बीच का कितना साल का गैप है, तो वो 128 ईयर्स का गैप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर जो था वो पहला फर्स्ट मुगल एम्पायर बनता है 12 साल के उम्र में। 1226 से 1230 तक ये रूलर रहता है। ये थ्रोन पे बैठता है फरागना के थ्रोन पे 1494 में। अगर मैप में देखें तो फरगाना एक वैली है जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ती है। ये देखा जाए अगर एग्जैक्ट लोकेशन तो उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, कुछ कुछ पार्ट्स इनके यहाँ पे फरगाना पड़ता है। बाबर यहीं पे पैदा लेता है, फरगाना में ही उसका जन्म होता है। तो क्या होता है कि जब उज्बेक्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं तो बाबर को वहाँ से भागना पड़ता है फरगाना छोड़ करके। कई सालों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल को कैप्चर कर लिया बाबर ने। ठीक है, उसके बाद 1526 में, ये डेट हमें याद रखना है, 1526 में उसने पहला युद्ध लड़ा जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि वो इब्राहिम लोधी को हरा देता है। अब देखिए फिगर 4 में दिखा रहा है कि वो कैनन्स यानी तोप का यूज करता है। तो जो पहला बैटल होता है पानीपत का इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट, उसमें ये तोप का इस्तेमाल करता है बाबर, जिसमें उसने ऑटोमन तुर्किश स्टाइल का तोप खाना यूज किया था। अब कह रहे हैं कि जो अफगान जो थे वो मुगल के लिए थ्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो था वो एक अफगानी था। और अगर बाद में भी देखें तो शेर शाह सूरी भी अफगानी रूलर था जो कि मुगल्स के लिए एक चैलेंज था। हुमायूं का रिलेशनशिप जो था ईरान के साथ वो कैसा था अगर देखा जाए तो जब हुमायूं अपने किंगडम को खो देता है, वो सफाविद ईरान जो कि वहाँ के राजा शाह होते हैं उनसे वो मदद लेता है। इसीलिए हुमायूं का रिलेशनशिप ईरान के साथ बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अकबर के समय में अगर देखें तो अकबर उस समय पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी में ईरान के बराबर हो जाता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 1 जिसमें मुगल एम्पायर्स के मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स बताया है। तो बाबर का रूलिंग पीरियड 1526 से 1530 है, जिसमें पहला है 1526 जिसमें कह रहा है कि इब्राहिम लोधी को हरा देता है। इब्राहिम लोधी के सपोर्टर्स जो कि अफगान सपोर्टर्स होते हैं उन्हें भी हरा देता है, यानी कि 1526 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये सब हमें याद रखना है। तो एक चीज यहाँ पे है कि इसने इब्राहिम लोधी को उसके ही जो कॉर्टियर था जिसका नाम था दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को धोखा देकर बाबर के साथ हाथ मिला लिया था, जिसके कारण बाबर इसे हरा देता है। यह भी एक कारण था। अब अगर आगे देखें तो दूसरा है बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, जो कि 1527 में होता है। राणा सांगा और कुछ राजपूत रूलर्स और उनके जो एलाइज होते हैं खानवा के उनके साथ। देखिए असल में रियलिटी ये है कि ये कोई डिफीट नहीं थी, और सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि बाबर जो था इस युद्ध में ये कभी बैटलफील्ड में खुद जाकर के लड़ा ही नहीं। अगर एक समरी दें बैटल ऑफ खानवा का, राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ के महाराणा थे, एक महान रूलर थे। तो वो जो थे कॉन्टिन्यूसली फाइट कर रहे थे किसके खिलाफ, तो मुगल्स कॉन्टिजेंट्स के खिलाफ, यानी मुगल्स के जो टुकड़ी हर जगह फैली हुई थी भारत में उसके खिलाफ वो लगातार वो और उनकी राजपूत आर्मी फाइट कर रही थी। सांगा जब बयाना को कैप्चर करते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने के बाद भुसावर को मिला लेते हैं, यह देखने के बाद बाबर और उसके आर्मी में डर उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद सांगा क्या करते हैं कि दिल्ली और काबुल के जितने भी लाइंस थे बाबर के लिए यूजफुल वो सभी को काट देते हैं। तो ये सब बेसिकली इसीलिए हो रहा था ताकि बाबर से युद्ध हो सके, बाबर को हराया जा सके। कहीं ना कहीं अफगान्स भी यही चाहते थे। तो क्या होता है कि बाबर को पता होता है कि अगर वो खुले में सांगा और उनके आर्मी से लड़ने जाएगा तो
उनकी आर्मी इसकी आर्मी को बिल्कुल ही ध्वस्त कर देंगी। तो उसने एक स्ट्रेटेजी बनाया। उसने क्या किया कि एक फोर्टिफाइड इनकैंपेड बनाया, ठीक है, इनकैंपमेंट बनाया, यानी कि गढ़वाल शिविर बनाया। ये अगर आप देखेंगे सर्च करके, बिल्कुल ही एक स्ट्रेटेजी से, जिसमें एक सेंटर होता है और इसे चारों तरफ से ये फ्लैंक करके ये लोग लड़ने वाले थे। यह स्ट्रेटेजी उसने इसलिए बनाया था कि राजपूत सेंटर तक पहुंच ही ना पाए जहां पे ये बैठा है, और वो लड़ते लड़ते थक जाएं। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल था उस सेंटर तक पहुंच करके इसे हराना। सांगा जो थे अपने ही ट्रेडिशनल मैनर में लड़ रहे थे। वो लगातार 3 घंटे तक बैटलफील्ड में लड़ते रहे और उसी बीच उन्हें एक गोली लग जाती है जिसके कारण वो मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय पे उनका एक चीफ स्टैन होता है जिसका नाम होता है अज्जा। ये राणा सांगा बनके उनकी जगह पर लगातार लड़ता रहता है। बाबर जो रहता है इसी समय पे अपॉर्चुनिटी ले लेता है और फ्लैंक कर देता है राजपूत आर्मीज को पीछे धकेलने के लिए, जिसमें वो सक्सेसफुल भी होता है। राजपूत आर्मी जो थी लीडरलेस हो गई थी, ठीक है, और कोई भी आर्मी अगर लीडरलेस हो जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। उस समय पे राजपूत के साथ भी वही हुआ, फिर भी वो लगातार लड़ रहे थे, इतना कि वो थक चुके थे। यही नहीं, जो बाबर के आर्मी थे वो भी थक गए थे और राजपूत इतना ज्यादा कटने मरने के बाद भी लड़े जा रहे थे। बाबर का आर्मी भी थक गया था और आखिरकार बाबर ने मेवाड़ को इन्वेड करने का प्लान खत्म कर दिया इस फाइट के बाद। और उसने क्या किया था कि जितने भी एनिमीज के स्कल थे, ठीक है, सिर के जो हड्डियां थे, उसका एक टावर जैसा बनाया स्कल का, ठीक है, इसलिए ताकि वो अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। ये जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खानवा, इसे बाबर ने एक रिलीजियस कलर दे दिया था। इसे वो इस तरह से लड़ रहा था जैसे हिंदू मुस्लिम फाइट, ठीक है, क्योंकि अगर देखें तो राणा सांगा जब अपना कॉन्शियस खो देते हैं तो उनकी आर्मी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल लीडरलेस हो जाती है, और इसी का अपॉर्चुनिटी देख करके बाबर अटैक करता है। तो बाबर उस समय लिखता है कि जो शापित काफिर 1 घंटे तक हैरान परेशान रहे। ये जो सोर्स है, ये सोर्स आपको मिल जाएगा मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया की किताब से। इस किताब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप जाकर के पढ़ के देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफीट ऑफ राजपूत्स ऑफ चंदेरी। अगर इसके बारे में हम समरी देखें तो जैसे ही खानवा का बैटल खत्म होता है, यानी कि 1527 वाला, तो जब सांगा को गोली लग जाती है, राणा सांगा को बैटलफील्ड से बाहर ले जाए जाते हैं। किनके द्वारा? तो पृथ्वीराज कचवाहा हो गए और एक मालदेव राठौड़ हो गए। इन दोनों ने मिलकर राणा सांगा को बैटलफील्ड से बाहर ले जाते हैं। और जब राणा सांगा को होश आता है, ठीक है, जब सारा बैटल खत्म हो जाता है, वो सेफ प्लेस पे होते हैं, तो जब उन्हें होश आता है तो वो एक ओथ लेते हैं। इसमें वो कहते हैं कि वो तब तक चित्तौड़ नहीं लौटेंगे जब तक वो बाबर को हरा नहीं देते और उसे भारत से बाहर निकाल नहीं देते। और ये ओथ लेकर के वो फिर से वॉर लड़ने के लिए बाबर के अगेंस्ट प्रिपेयर करने लगते हैं वॉर के लिए, ठीक है। तो जैसे ही बाबर को ये न्यूज़ पता लगती है कि राणा सांगा ने फिर से तैयारी कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो वो ये डिसाइड करता है कि राणा सांगा को जितने भी उनके अलाइज हैं, राजपूत रूलर्स हैं, उन सभी से आइसोलेट कर दें, अलग कर दें। यानी कि जितने भी सपोर्टर्स हैं, राजपूत सपोर्टर्स, लोकल रूलर्स, सभी से। तो वो क्या करता है कि बाबर जो रहता है वो जितने भी सांगा के अलाइज होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें वो टारगेट करता है। आप समझ सकते हैं कि राणा सांगा का कितना पावर था कि वो उन्हें हर तरीके से तोड़ने का स्ट्रेटेजी लगा रहा था। मेदिनी राय के पास वो जाता है जो कि मालवा के बहुत ही पावरफुल रूलर होते हैं। अवसर पा करके बाबर अपनी आर्मी को लेकर के 1527 दिसंबर में मालवा की तरफ बढ़ता है, जो कि चंदेरी का कैपिटल है। चंदेरी का कैपिटल मालवा, जिसके रूलर हैं मेदिनी राय। और वो पहुंचता है 20 जनवरी 1528 को। और वहां पहुंचने के बाद वो मेदिनी राव को कहता है कि मैं आपको मेरा एक एरिया शमशाबाद दूंगा और उसके बदले आप मुझे चंदेरी दे दो। यह
एक शांति का प्रस्ताव वो रखता है, ठीक है, बाबर पीस ऑफर रखता है, लेकिन मेदिनी राय इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो बाबर क्या करता है कि रात में जो उनका बाहरी वाला किला होता है उसे कैप्चर कर लेता है और सुबह होते होते वो मेन किला को भी कैप्चर कर लेता है। अब अचानक हमला होने के कारण जो किले में जितने भी लोग थे, इनफैक्ट जो मेदिनी राय थे, वो सभी जौहर कर लेते हैं। जौहर इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने ऑनर को बचाने के लिए, ठीक है, अपने इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता था कि जो मुगल्स थे वो राजपूत की तरह नहीं होते थे कि वो बस लड़े और युद्ध भूमि में ही लड़ करके वापस चले गए। वो क्या करते थे, वो स्लेव बनाते थे, रेप करते थे, कन्वर्ट करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अलाइक दिल्ली सल्तनत रूलर्स। तो ये जो सोर्स है जौहर वाला, ये आपको मिल जाएगा, आप किताब अगर देखें, मेवाड़ एंड द मुगल एम्पायर, इस किताब में आपको ये जौहर का सोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे मेदिनी राय और वहाँ की जितने भी वुमेन्स चिल्ड्रंस जितने भी थे सभी जौहर कर लेते हैं। और जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि सब खत्म हो गया, तो फिर से वो क्या करता है कि वही स्कल का टॉवर बनाता है एज अ साइन ऑफ विक्ट्री। क्योंकि अगर देखा जाए तो राजपूत हमेशा मुगल्स के लिए थ्रेट रहे हैं, और भी जो अदर इन्वेडर्स जो आए हैं भारत में, तो राजपूत कॉन्टिन्यूसली इन इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ते आए हैं अपने मदरलैंड के लिए। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हुमायूं के बारे में कह रहा है। हुमायूं जो कि 1530 से 1540 तक रूल करता है, बीच में वो रूल नहीं करता है, और फिर वो 1555 1556 तक रूल करता है। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। उसने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। इसका एक भाई भी था जिसका नाम था मिर्जा कमरान, ठीक है, मिर्जा कमरान। जब शेर शाह सूरी हुमायूं को हराता है, देखो शेर शाह सूरी 2 बार हुमायूं को हराता है। पहला तो बैटल होता है चौसा का, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ये होता है 1539 में, और दूसरा बैटल होता है कन्नौज का, ये होता है 1540 में। ये दोनों बैटल में शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, और हुमायूं जो क्या करता है वो ईरान भाग जाता है हारता है तो, और वहां पे सफाविद शाह के मदद से उसके अंडर वहां पे वो रेसिडेंस लेता है। तो जब वो शेर शाह सूरी से लड़ रहा होता है तो जो उसका भाई होता है मिर्जा कमरान, वो इसकी मदद करने की बजाय अपना ही अलग पावर और अपना टेरिटरी बढ़ाने में लगा रहता है, जिसके कारण जो उस समय का एम्पायर था वो अफगान्स के सामने और भी ज्यादा वीक हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि 1555 में हुमायूं वापस आता है दिल्ली को वापस से लेने के लिए, क्योंकि वो सूरी एम्पायर ने ले लिया था हुमायूं को हरा करके। तो उस समय पे सूरी एम्पायर जो था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, और अगले ही साल यानी कि 1556 में वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो लाइब्रेरी होता है ये पुराना किला में है, जो कि शेर मंडल नाम के बिल्डिंग में मौजूद है, तो वहीं पे ये जा करके इसकी मृत्यु हो जाती है। आई थिंक ये उसी का पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है अकबर के बारे में। अकबर का जो रेन था वो 1556 से लेके 1605 तक था। तो 1556 में होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आपको बताना है कि ये किन दोनों लोगों के बीच में होता है, ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अकबर जो रहता है ये 13 साल की उम्र में राजा बन जाता है। इसके अगर रूलिंग पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो हम 3 पीरियड में डिवाइड करेंगे। पहला तो हो जाएगा 1556 से 1570, दूसरा हो जाएगा 1570 से 1585, और तीसरा हो जाएगा 1585 से 1605। तो यहाँ तक तो वो जो उसका बैरम खान होता है कोटियर, उसके अंडर ये इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब उसके देख रेख में ये राज करता है। और भी कई कॉटियर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अकबर इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो सूरी के खिलाफ और जो अफगान्स होते हैं उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो मालवा और गोंडवाना के खिलाफ भी कैंपेन शुरू कर देता है। उसका जो सौतेला भाई होता है उसका नाम होता है मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम और जो उज्बेकिस होते थे वो लोग इसके खिलाफ अक्सर रिवोल्ट करते थे, लेकिन इससे भी ये आसानी से सप्रेस कर देता है, दबा देता है। अब
1568 की बात करें तो सिसोदिया किंगडम का जो कैपिटल होता है चित्तौड़, उसे ये कैप्चर कर लेता है। और 1569 में ये रणथंभौर को भी कैप्चर कर लेता है। अब अगर समरी देखें सीज ऑफ चित्तौड़ के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे ये हुआ था। तो ये 1567 से लेके 68 तक हुआ था। ये जो फोर्ट था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अकबर को ही कई महीने लगे थे इसे तोड़ने में। चित्तौड़ दुर्ग, मैं एक छोटा सा समरी दे रही हूँ। तो क्या होता है कि 1567 अक्टूबर में अकबर अपने एक्सपेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किला के ऊपर घेरा डालता है। कुछ सोर्स कहते हैं कि ये युद्ध उसने जिहादी अगेंस्ट इनफील्ड के रूप में पेश किया था, यानी कि काफिरों के खिलाफ जिहाद। जब किला की घेराबंदी होती है तो जो उदय सिंह होते हैं, वहाँ के राजा उस समय होते हैं उदय सिंह II, जो कि महाराणा प्रताप के पिता होते हैं, और इन्हें सलाहकार कहते हैं कि आप पहाड़ी क्षेत्र में कुछ समय के लिए चले जाएं और किला का जो जिम्मेदारी होता है वो ये देते हैं जयमल राठौड़ को, और एक होते हैं फट्टा सिसोदिया, कहीं कहीं पे इन्हें फट्टा सिसोदिया भी लिखा जाता है। तो इन दोनों के अंडर किला को छोड़ करके उदय सिंह II अपने कुछ प्रजा के साथ पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। इनका जाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि अगर रॉयल फैमिली समाप्त हो जाती है तो उस समय पे पूरा किंगडम ही खत्म हो जाता था। दूसरा कि पहाड़ी क्षेत्र में गोरिल्ला वॉर करना भी बहुत आसान होता था, तो वहां से भी ये कुछ टुकड़ी को हैंडल कर सकते थे। तो 4 महीने तक जो जयमल राठौड़ थे वो बैक टू बैक अटैक करते रहे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 4 महीने तक इस किला पे अटैक करता रहा और वो किला को अंदर से रिपेयर भी करते थे, साथ ही साथ बैक फायर भी करते थे। क्या होता है कि जो पत्ता सिसोदिया थे, जिन्हें फट्टा सिसोदिया भी कहते हैं, वो माइनर थे। उनकी जो माता थी कर्मा देवी, जिनका नाम था, उन्होंने ऑर्डर दिया था माइनर होने के बाद भी कि इस किला का संरक्षण करना है। साथ ही साथ कर्मा देवी अपनी पुत्री, जिनका नाम था कर्मावती, और इनकी डॉटर इन लॉ थी जिनका नाम था कमला देवी, ये सभी लोग जो किला का बैक था वहां से संभाले हुए थे। ये लोग भी बैटल कर रहे थे और किला को प्रोटेक्ट करते में इन्हें भी गोली लग जाती है, जिससे ये बैटल में मारी जाती हैं। ये सोर्स अगर आप देखेंगे तो ये सोर्स आपको मिल जाएगा वुमेन ऑफ मेवाड़, द क्वींस हु शेप्ड द स्टेट। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि कैसे ये तीनों महिलाएं बहादुरी से लड़ती हैं, जिनमें कर्मा देवी की पुत्री और उनकी डॉटर इन लॉ का मृत्यु हो जाता है इस बैटल में। ये बैटल इतना मैसिव था कि हर दिन 200 लोग मरते थे, यहाँ तक कि अकबर भी अपना जान जैसे तैसे बचाता था। ये सोर्स भी आपको मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, किताब है ये, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। यहाँ से ये सारे सोर्सेज हैं। तो क्या होता है कि जब 22 फरवरी होता है 1568, उस समय पे मुगल के बंदूक की गोली से जो जयमल थे वो घायल हो जाते हैं। ये सोर्स आपको मिल जाएगा द मुगल एम्पायर बाय रिचर्ड्स, ये भी एक किताब है। तो कहा जाता है जब वो घायल हो जाते हैं जयमल राठौड़, तो उनके जो कजन होते हैं कल्लाजी राठौड़, तो कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं कि जयमल राठौड़ को जब गोली लग जाती है तो उन्हें अपने कंधे पे बांध लेते हैं और युद्ध जारी रखते हैं। और उसके बाद राजपूत जो होते हैं वो करते हैं साका। साका एक राजपूत परंपरा है जिसमें जब वो देखते हैं कि वो हार रहे होते हैं तो जितने भी योद्धा होते हैं वो केसरिया वस्त्र पहनकर अंतिम बार युद्ध के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो लौट कर नहीं आएंगे और वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और जो महिलाएं थी वो किला के अंदर जौहर कर लेती हैं। तो क्या होता है कि जब होली का समय होता है तो बहुत मैसिव युद्ध के बाद फाइनली चित्तौड़ को ये लोग कब्जा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये इस्लाम की जीत हुई। ये सोर्स भी आपको मिल जाएगा, किताब का नाम है पोस्ट नोमैडिक एम्पायर फ्रॉम द मंगोल्स एंड द मुगल्स। ये एक किताब है जिसे विंक और
कुछ राइटर्स ने लिखा है। तो यहाँ से ये सोर्स मिलता है कि जब वो किला चित्तौड़ दुर्ग को कैप्चर करते हैं तो कहते हैं इस्लाम की जीत। और इस विक्ट्री के बाद, इस फोर्ट के विक्ट्री के बाद इतना ज्यादा नरसंहार होता है कि अप्रॉक्स कहा जाता है कि 30,000, जिसमें महिलाएं, बच्चे, सबको मार दिया जाता है। यह भी सोर्स उसी किताब से मिलेगा। उसके बाद अकबर जो रहता है ये फोर्ट को असफ खान के अंडर दे करके खुद आगरा के लिए रवाना हो जाता है। और कहा जाता है कि उसने किला के बाहर 2 स्टैचू भी बनवाया था, पट्टा सिसोदिया और जयमल राठौड़ का, उनके ब्रेवरी के लिए। तो अगर ये देखा जाए तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि राजपूतों ने मुगल का प्रस्ताव नहीं माना, उनके सामने नहीं झुके, उनके सामने कॉन्टिन्यूअसली लड़ते रहे, इसलिए इतना मैसिव ये लोग डिस्ट्रक्शन करते थे। अब अगर आगे देखें, सीज ऑफ रणथंभौर फोर्ट। अकबर मानता था कि जो हाडा राजपूत हैं, जो कि बूंदी क्लैन के थे, उनका ही ये किला था रणथंभौर का, ये मुगल्स के लिए थ्रेट है। तो ये जो रणथंभौर किला था ये राव सर्जन हाडा के कमांड के अंडर था ये किला। और ये रणथंभौर कैपिटल भी था बूंदी स्टेट का, जो कि राजस्थान में ही है। ये जो सीज शुरू होता है ये 8 फरवरी 1568 को होता है, जिसमें अकबर 30,000 आर्मी और तोप लेकर के जाता है, जो कि हर हफ्ते इसका नंबर बढ़ते जाता था। जैसा इसने चित्तौड़ दुर्ग फोर्ट में किया था, उसे तोड़ने के लिए जो जो टैक्टिक्स अपनाया था, वही इस वाले फोर्ट में भी इसने किया। कई वीक्स तक अलग अलग तरीकों से इसने फोर्ट को तोड़ने का कोशिश जारी रखा और आखिरकार 21 मार्च 1568 को राव सर्जन हाडा ने किला का गेट खोल दिया और मुगल को अंदर आने दिया, और साथ ही साथ उन्होंने मुगल के सामने सरेंडर कर दिया। ये क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि ये चित्तौड़ के कैप्चर होने का रिजल्ट था। क्योंकि चित्तौड़ जब कैप्चर होता है तो चित्तौड़ क्या था? चित्तौड़ राजपूताना का साइन था, जिसे कहा जाता है कि चित्तौड़ पे कब्जा करना नामुमकिन था। उसे अगर खत्म करना है तो जो अंदर के लोग हैं, या तो उन्हें भूखमरी से मरने दो या फिर बाहर से सप्लाई बंद कर दो, तभी उस किले को हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उस किला को अकबर ने कैप्चर कर लिया था। साथ ही साथ कई राजपूत जो थे लड़ते लड़ते एग्जॉस्ट हो गए थे मुगल से, और कुछ चीफ लोकल रूलर्स थे वो सरेंडर कर दिए थे, जिसके कारण हाडा ने अपने किंगडम के लिए, अपने लोगों के लिए फ्यूचर देख करके सरेंडर कर दिया। हाडा ने सबसे बड़ी चीज यह देखी थी कि जो उनकी सैनिक की स्थिति थी वो खराब होते जा रहा था। इसके कारण अपने राज्य को बचाने के लिए आखिर में अकबर से हाथ मिला लिया। ये सोर्स आपको मिल जाएगा, रिलेशंस ऑफ हाडाज विथ मुगल एम्पायर, इस किताब में मिल जाएगा आपको ये सोर्स। तो हाडा क्या करते हैं कि एक अलायंस ट्रीटी साइन करते हैं अकबर के साथ, और अकबर जो रहता है वो मेहतर खान को रणथंभौर का कमांडर बना देता है। और ये जो ट्रीटी होता है इसमें अकबर के कई डिमांड्स होते हैं, जिसमें से एक है जिजिया, जो कि एक टैक्स होता था। तो इसके बारे में डिटेल में आगे अगर बताएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर आगे देखें तो दूसरा चरण जो है, जो 1570 से 1585 तक है, इसमें उसने एक्सपैंड किया गुजरात, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और 1579 से 80 में इसके लिए चैलेंज बन गया था जो इसका स्टेप ब्रदर था मिर्जा हकीम और उज़्बेक्स, ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है। तीसरा चरण अगर देखें तो वो था 1585 से 1605। इसमें वो कांधार को कैप्चर कर लेता है, कश्मीर को कैप्चर कर लेता है और काबुल को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद वो दक्कन में कैंपेन चलाता है, फिर वो बेरार को एनेक्स कर लेता है, खंदेश को कर लेता है और कुछ अहमदनगर के पार्ट्स को एनेक्स कर लेता है। लास्ट पीरियड जब इसका चल रहा होता है तो इसका जो बेटा होता है सलीम, जो कि फ्यूचर जहांगीर बनेगा, वो अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे जहांगीर के बारे में बता रहा है, जो कि 1605 से 1627 तक था, जो कि अपने ही पिता की तरह एनेक्सेशन पॉलिसी को जारी रखता है। अमर सिंह जो थे वो 1615 में एक ट्रीटी साइन करते हैं। ये एक्सेप्टेड मुगल सर्विस नहीं होगा, ठीक है। तो वो ट्रीटी साइन करते हैं
मुगल एंड मेवाड़। इसमें कई बातें वो रखते हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जहांगीर कैंपेन शुरू कर देता है सिख्स के खिलाफ, अहोम के खिलाफ और अहमदनगर। उसके बाद कह रहा है कि जो लास्ट पीरियड था जहांगीर का, उसमें जो इसका प्रिंस खुर्रम होता है जो कि आगे जाकर के शाहजहां बनेगा, वो इसके खिलाफ बगावत कर देता है। जहांगीर की जो पत्नी होती है नूर जहां, वो खुर्रम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे है शाहजहां 1627 टू 1658 जो कि खुर्रम था। ये भी कैंपेन जारी रखता है दक्कन में। इसका एक अफगान नॉबल होता है जिसका नाम होता है खान जहान लोदी। ये खान जहान लोदी शाहजहां के खिलाफ रेबल करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके बाद शाहजहां कैंपेन करता है अहमदनगर में। उसके बाद वो बुंदेल्स को हराता है, बुंदेल्स के राजपूत को, और कैप्चर करता है ओरछा फोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। अब अगर देखें सीज ऑफ ओरछा फोर्ट जो कि होता है 4 अक्टूबर 1635 में। अब अगर इसका समरी देखें ओरछा फोर्ट को कैसे सीज किया था, ये रूलर होते हैं यहाँ के राजा झुंझर सिंह और इनका जो कैपिटल होता है वो ओरछा होता है। तो झुंझर सिंह के जो पिता होते हैं वीर सिंह देव, ये पहले मुगल्स के साथ अलायंस किए हुए रहते हैं, लेकिन जब झुंझर सिंह गद्दी पे बैठते हैं 1626 में, तो ये मुगल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी अलायंस था खत्म कर देते हैं और उनके खिलाफ रेबल कर देते हैं। तो इस रेबल को रोकने के लिए शाहजहां 3 डिफरेंट कैंपेन करता है। तो पहला तो होता है वो सैयद खान जहान के अंदर, दूसरा होता है अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग, ठीक है, और तीसरा होता है खान आई दौरान। इन तीनों का जो कमांडर बनाता है ये अपने ही बेटे औरंगजेब को बनाता है जो कि उस समय सिर्फ 16 साल का होता है। ये लोग 220 तोप 32,000 सैनिक लेकर के 4 अक्टूबर 1635 को ओरछा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए निकल जाते हैं और फाइनली कर भी लेते हैं। उसके बाद इन्हें देवघर में मुख्य खजाना मिलता है जो कि 1 करोड़ रुपए जितना होता है। और देखा जाए तो झुंझर सिंह और जो उनके बेटे होते हैं उन्हें गोंड लोग मार देते हैं, क्योंकि गोंड से उनका चलता था दुश्मनी, तो गोंड लोग झुंझर सिंह और उनके पुत्र को मार देते हैं। अब आगे देखें तो ये शाहजहां कैंपेन चलाता है नॉर्थ वेस्ट के 2 रीजन्स में। पहला तो हो गया बल्ख्स और दूसरा हो गया उज्बेक्स। तो आप देख सकते हैं कि उज्बेक से इनका अभी तक दुश्मनी चल रहा है। अब आगे देखें तो 1632 में वो अहमदनगर को एनेक्स कर लेते हैं और बीजापुर उनसे पीस मांग लेता है। अब कह रहा है कि 1657 से 1658 के बीच में शाहजहां के बेटों में झगड़ा हो जाता है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि 1657 में शाहजहां का बहुत बुरे तरीके से तबीयत खराब हो जाता है। तो इसके जो बेटे होते हैं जो कि होते हैं दारा सुको, एक होता है शाह सुजा और एक होता है मुराद बख्श और एक है औरंगजेब। तो औरंगजेब गद्दी पाने के लिए अपने तीनों भाइयों की हत्या कर देता है, साथ ही साथ अपने पिता शाहजहां को आजीवन बंद कर देता है और जो पानी जाता था उसके पास पाइपलाइन से वो पानी भी रुकवा देता है। बहुत ही ज़्यादा तड़पाता है अपने पिता को, इंसेन है सुन करके। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे औरंगजेब 1658 से 1707 नॉर्थ ईस्ट में औरंगजेब अहोम्स को हरा देता है 1663 में, लेकिन अहोम्स बाद में 1680s में रिवोल्ट कर देते हैं। नॉर्थ वेस्ट में उसका सक्सेसफुली कैंपेन रहता है यूसुफजाई और सिख्स के खिलाफ, और राठौड़ जो मारवाड़ के होते हैं वो औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये शिवाजी के खिलाफ भी कैंपेन करता है, तो शिवाजी आगरा से हट करके रेबल कर देते हैं और औरंगजेब के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। जो औरंगजेब का बेटा होता है उसका नाम भी अकबर होता है। अकबर क्या करता है कि मराठा के साथ मिल करके जो दक्कन में है वो रेबल कर देता है अपने पिता के खिलाफ ही। उसके बाद वो सफाविद ईरान भाग जाता है, ठीक है, अकबर। और
इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो औरंगजेब होता है वो अपने बेटे के खिलाफ यानी अकबर के खिलाफ ही दक्कन में आर्मी भेज देता है। अब कह रहा है कि 1685 में बीजापुर को कैप्चर कर लिया और 1687 में गोलकोंडा को कैप्चर कर लिया औरंगजेब ने। अब कह रहा है कि 1698 में औरंगजेब मराठा के खिलाफ कैंपेन करता है, लेकिन उसे बहुत ही गंदे तरीके से वार का सामना करना पड़ता है, जो कि गुरीला वार होता है, मराठा करते हैं। तो ये किसके अंडर में होता है? तो राजा राम वन के अंडर, छत्रपति राजा राम वन गुरीला वार करते हैं औरंगजेब के खिलाफ, जिसमें औरंगजेब बिल्कुल बेबस हो जाता है। ये इतना इंटेंस वार होता है, इसे मराठी लैंग्वेज में कहते हैं गनीमी कावा। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ औरंगजेब सिख हो गए, जाट हो गए और सतनामीज हो गए नॉर्थ के, इनसे भी ये रेबल फेस करता है। सतनामीज की अगर बात करें 1672 में ये रिवोल्ट करते हैं टैक्स के खिलाफ, जो जिज्या होता था, ठीक है, उसके खिलाफ। और भी कई प्रॉब्लम्स थे इन्हें मुगल से, जिसके खिलाफ ये रेबल कर देते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद मराठा भी कॉन्टिन्यूसली रिवोल्ट करते हैं और उसके बाद इसके भी मृत्यु के बाद इसके बेटों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। उससे पहले इस फिगर में कह रहा है मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने किया था। तो इधर काबुल हो गया, गांधार हो गया, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अम्बेर, अजमेर, सिंध, चित्तौड़ हो गया, रणथंबोर हो गया, आगरा, फतेहपुर सिकरी, मथुरा, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, मालवा, उड़ीसा, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। तो यहाँ पे अकबर और औरंगजेब ने किया था मिलिट्री कैंपेन। तो यहाँ पे अब कह रहा है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, कि मुगलों की उत्तराधिकारी परंपरा। मुगल जो थे वो प्राइमोजेनिटर पर बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिटर का अर्थ होता है जिसमें जो राजा का बड़ा बेटा होता है, जो सबसे एल्डेस्ट सन होता है, उसे ही राजा बनाया जाता है। वो लोग तिमूर के ट्रेडिशन पे ज्यादा बिलीव करते थे। तिमूर का ट्रेडिशन क्या था? जो संपत्ति और राज्य व्यवस्था का डिवीजन है वो सभी बेटों में होगा, ठीक है, सिर्फ एल्डेस्ट सन में नहीं होगा। और ये जो तिमूर का ट्रेडिशन था इसे कहा जाता था कोपर सिनेरी इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जहांगीर की माँ थी वो कछवाहा प्रिंसेस थी, जो कि अम्बेर रूलर की पुत्री थी। अम्बेर आज का जयपुर हो गया। तो उनका नाम था, जब वो अकबर से उनका शादी हुआ तो उनका नाम पड़ा मरियम उज जमानी। और वहीं शाहजहां की जो माँ थी वो राठौड़ प्रिंसेस थी, जो कि मारवाड़ रूलर की पुत्री थी, जिनका नाम था बिल्किस मकानी। तो इनका नाम से ही पता लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि शादी होने के बाद ये टोटली इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो अब ये राजपूत नहीं रही, अब ये पूरे तरीके से मुगल बन गई और ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। और इनके आगे के जो वंशावली है वो भी मुगल ही कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है मुगल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के साथ कैसा रिलेशन था। टेबल नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो मुगल थे वो कॉन्टिन्यूसली अपना कैंपेन को चालू रखते हैं, उनके खिलाफ भी जो उनकी सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत समय तक ये काम होते होते मुगल जो थे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कई वीक रूलर्स जो होते हैं वो इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंस हो। अगर हम देखें पॉलिटिकल मैनर में तो युद्ध का जो दूसरा रूप है वो गठबंधन है। ये सब बातें आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर चाणक्य मंडल से देखें या फिर साम दाम दंड भेद की नीति से देखें, सबका एक रणनीति है कि अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे चीजों को किया जाए जो किया जा सकता है। या तो आप लड़ सकते हैं या तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों में ही बुद्धिमानी है। आज अगर देखें तो इंडिया भी यही कर रहा है ना, ये हमारे इतिहास से ही चला आ रहा है। तो कुछ राजपूत भी यही किए, और भी कई चीफस्टेन और लोकल रूलर्स हो गए या फिर मराठास हो गए, तो जो वीक हो गए थे, जिन्होंने बुद्धिमानी दिखाई कि मिलने में ही, अलायंस करने में ही बुद्धिमानी है अपने राज्य के लिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बाधा हो जाती थी वो राज्य हो जाता था,
राज्य के लोग हो जाते थे, उनके लिए ये अलायंस कर लिए। और वहीं कुछ राजपूत जो थे, इनकी अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किए, कभी घुटने नहीं टेके, वो हमेशा इनसे लड़ते रहे। और वो सबसे ग्रेट डायनेस्टी में से माना जाता है, जो कि है सिसोदिया डायनेस्टी। ठीक है, सिसोदिया वंश के ये जो थे, सिसोदिया वंश, ये मेवाड़ पे रूल करते थे। इन्होंने कॉन्टिन्यूसली फाइट बैक किया उन इन्वेडर्स के साथ, उन्हें पीछे धकेला। इवन आफ्टर उन्होंने अपना कैपिटल खो दिया उसके बाद भी, ठीक है, जो उनका कैपिटल सेज हुआ था, स्टिल वो कम बैक किए, और ये सबसे बड़ी बात थी। तो अगर देखें तो जैसे कि हमारा सिसोदिया राजवंश का जो लड़ाई हुआ है वो है जैसे कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया। ठीक है, ये बैटल्स भी हमें याद रखने हैं, जो कि 1576 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा बैटल ऑफ दिवेर, ये हुआ था 1582 में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा ही था सेज ऑफ चित्तौड़ दुर्ग। तो अगर एक बार हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में देखें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच हुआ था? ये हुआ था राजा मान सिंह, जो आर्मी लेड कर रहे थे अकबर का, और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री रहा है मुगल रूलर्स का कि वो खुद से कभी फाइट करते ही नहीं थे बैटल फील्ड में, और खासकर राजपूत या मराठास के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद चित्तौड़गढ़ कैप्चर हो जाता है। ये बस एक समरी है। और इसके बाद भी महाराणा प्रताप लड़ते रहे गोरिल्ला वार, बिल्कुल भी उन्होंने घुटने नहीं टेके, और इसकी प्रशंसा मुगलों ने भी करी है। वो अपने किला को वापस पाते हैं कैसे? तो एक ट्रीटी साइन करके, जो कि 1615 में होता है। ये ट्रीटी महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह साइन करते हैं, जो कि 100 साल बाद के युद्ध के बाद ये ट्रीटी साइन होता है। तो इतिहास में महाराणा प्रताप की एक अलग ही जगह है कि उन्होंने मरते दम तक कभी भी घुटने नहीं टेके, मुगलों के खिलाफ बिल्कुल लड़ते रहे। और इसीलिए सिसोदिया डायनेस्टी वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो मुगल्स के अलायंस को कभी स्वीकार नहीं किए। अब अगर हम देखें संधि की बात करें, अगर अलायंस की बात करें, तो संधि क्यों करते हैं? जब हमारी प्रजा, हमारा परिवार कैपेबल नहीं रहता लड़ने को, तब हम करते हैं। और वो जो टाइम था वो बहुत ही टफ टाइम था। सबसे बड़ी बात कि राजपूत और मुगल के जो लड़ने के तरीके थे वो बहुत ही अलग थे। हम लोगों ने बैटल ऑफ खानवा में भी देखा कि किस प्रकार से राणा सांगा लड़ते हैं। तो राजपूत किस तरह से लड़ते थे? ट्रेडिशनल फाइट करते थे, जिसमें ये धर्म युद्ध लड़ते थे। धर्म युद्ध क्या होता था कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक लड़ना, उसके बाद कुछ छल कपट करके नहीं लड़ना। और ये मर्यादा का पालन करते थे, जैसे निहत्थे पर वार ना करना, सोए हुए पर वार ना करना। ठीक है, वहीं जो मुगल्स थे, ये बस इनका एक ही गोल था, एक्सपेंशन पॉलिसी था इनका, जिसमें कोई भी हथकंडा जायज था, जैसे कि कूटनीति हो गया, धोखा हो गया, रात में हमला करना, सोए पे हमला करना। ठीक है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर भी करते थे देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात, ये मुगलों के जो हथियार थे कहीं ना कहीं उस समय के टाइम पे मॉडर्न थे। जैसे कि सबसे पहले जो तोप का यूज किया वो किसने किया? बाबर ने किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो मुगल्स जो थे वो तोप का इस्तेमाल करते थे, इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, और ये तुलगुमा रणनीति से लड़ते थे। ठीक है, तुलगुमा रणनीति अपना के, यानी घात लगा करके मारना। और ये वाकई एक तौर से देखा जाए तो बुद्धिमानी थी, क्योंकि ये जो तकनीक था जिन राजपूतों या मराठा ने अपनाया था वही मुगलों के आगे जीते थे। क्योंकि जिस टैक्टिस से मुगल लड़ रहे थे उसी टैक्टिस से मराठा लड़े। मराठा में अगर बात की जाए शिवाजी की, शिवाजी ने औरंगजेब की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं किया, और कहा जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी का इंसल्ट भी किया था। यहाँ पे बता रहा है कि जब शिवाजी का इंसल्ट करता है औरंगजेब, तो उसके बाद क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है। तो इसका अगर हम समरी देखें थोड़ा सा बैक में जाकर के कि ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से शिवाजी को इतना कुछ झेलना पड़ा। 1657 तक जो शिवाजी और मुगल्स के बीच में शांतिपूर्ण संबंध हो गया था। शिवाजी जो थे वो मुगल वायसराय ऑफ दक्कन, जो कि औरंगजेब था, उसकी
मदद करते हैं बीजापुर को जीतने के लिए। उसके बदले में वो अपने फोर्ट और अपने विलेजेस को अपने अंदर पाने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन मुगल का जो रिस्पॉन्स था, औरंगजेब का जो रिस्पॉन्स था इस चीज पे, उससे शिवाजी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और शिवाजी जो थे वो बीजापुर से ज्यादा अच्छा ऑफर रिसीव कर रहे थे। तो शिवाजी ने क्या किया कि मुगल जो दक्कन में ये औरंगजेब था इसके खिलाफ रेड कर दिया। तो 1657 के मार्च में शिवाजी के अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल के इलाके पर चढ़ाई कर दी और उन्होंने जुन्नार नाम की जगह है इस पे अटैक किया और यहाँ से 3 लाख ऊन और 200 घोड़े लूट लिए। ये सोर्स आपको मिल जाएगा शिवाजी एंड हिज टाइम से, ये एक किताब है। तो जब जुन्नार पे अटैक होता है, उसे लूट लेते हैं शिवाजी, तो औरंगजेब जो क्या करता है वो नासिर खान को भेजता है शिवाजी से लड़ने के लिए। ये शिवाजी को हरा देता है। लेकिन उसी के तुरंत बाद जो शाहजहां होता है उसे बीमारी हो जाती है और औरंगजेब जो होता है वो अपने ही भाइयों में लड़ने कटने में बिजी हो जाता है। फिर 1660 में बड़ी बेगम जो कि बीजापुर की थी, इसके कहने पर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान इसे भेजता है शिवाजी पे अटैक करने के लिए। और शाइस्ता खान क्या करता है, ये पुणे को कैप्चर कर लेता है और साथ ही साथ चाकन फोर्ट को कैप्चर कर लेता है और लाल महल में रहने लगता है वहीं पुणे में। उसके बाद 5 अप्रैल 1663 में शिवाजी क्या करते हैं कि 400 सोल्जर्स लेकर के शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब का मामा वहां डेरा डाले था उसके कैंप पे अटैक कर देते हैं और शाइस्ता खान के बेटे और इसके सोल्जर्स को मार देते हैं। शाइस्ता खान का 3 उंगली कट जाता है बैटल में और ये भाग खड़ा होता है। ये सोर्स आपको मिल जाएगा द मुगल एम्पायर। एक और किताब है जिसका नाम है A Concise History of Indo-Pak, A Concise History of Indo-Pak। ठीक है, तो जब शाइस्ता खान भाग खड़ा होता है तो वो पुणे के बाहर कहीं छुपा रहता है। तो इस अपमान पर औरंगजेब क्या करता है, वो अपने ही मामा पे गुस्सा होकर के शाइस्ता खान पे और उसे बंगाल ट्रांसफर कर देता है। ये सोर्स आपको मिल जाएगा एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, यहाँ से आपको ये सोर्स मिल जाएगा। अब अगर बात करें 1664 में क्या होता है, उसके बाद शिवाजी क्या करते हैं, वो मुगल पोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं जो कि सूरत में होता है और यहाँ पे वो 10 मिलियन का लूट करते हैं। ये सोर्स आपको मिल जाएगा एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये सोर्स है। और उसी के बाद 13 फैब को 1664 में पोर्ट को लूटे जो कि सूरत में है और 1665 में शिवाजी अटैक कर देते हैं बासरूर जो कि कर्नाटका में है और लूट करते हैं। ये पोर्तुगीज द्वारा कैप्चर्ड होता है। तो जब वो सूरत को लूटते हैं 1664 में तो उस पे औरंगजेब जो होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो वो जय सिंह 1 जो कि इसका कमांडर होता है, इसे 15,000 सोल्जर्स के साथ भेजता है शिवाजी को तबाह करने। अब जय सिंह क्या करता है कि वो पूरे एरिया को बर्बाद कर देता है जो पुरंदर होता है और पुरंदर फोर्ट को ये घेराबंद कर देता है। साथ ही साथ वहां के जो सेना नायक थे उसे भी अपने साथ मिला लेता है। अब फोर्ट ऑफ पुरंदर जो था ये शिवाजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और फिर से वो अपने प्रजा को देखते हुए उन्हें न चाहते हुए भी ट्रीटी साइन करना पड़ता है औरंगजेब के साथ। तो 11 जून 1665 में वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते हैं औरंगजेब के साथ। इस ट्रीटी में वो 23 किला मुगल को देते हैं और 12 किला खुद रखते हैं। साथ ही साथ वो सहमत होते हैं 4 लाख के गोल्ड हून एज अ कंपनसेशन देने को और मुगल की अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये सोर्स मिल जाएगा द मुगल पीरियड। और उसके बाद यही नहीं, उस ट्रीटी के अनुसार वो अपने बेटे
संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल के साथ भेज देते हैं दक्कन में एज अ मनसबदार बना करके। ठीक है, ये एक ट्रीटी का पार्ट था। ये हिस्ट्री मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। अब क्या होता है कि जब वो संभाजी को एज अ मनसबदार बना के ले जाता है औरंगजेब, तो वो संभाजी को एक तरह से कैप्चर करके इम्प्रिजन की तरह रखता है, जैसे कि जो औरंगजेब करता था उसी के इशारों पे करना रहता था। मतलब वो पूरे जो किंगडम थे वहां पे एक प्रिजनर की तरह जी रहे थे। यह सब देखते हुए शिवाजी ने औरंगजेब को लेटर लिखा और उन्होंने सुरक्षा की मांग की। एक तरह से वो लेटर इसलिए था कि वो संभाजी को फ्री कर सके। ठीक है, जिसके लिए जय सिंह ने भी सिफारिश की थी। और फाइनली औरंगजेब ने शिवाजी को सम्मान का वस्त्र यानी कि रोब ऑफ ऑनर दिया। अब क्या होता है कि 1666 के मार्च में शिवाजी और संभाजी आगरा दरबार के लिए रवाना होते हैं। संभाजी आ चुके होते हैं वापस से। औरंगजेब ने इन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका प्लान था कि वो शिवाजी को कंधार जो कि अफगानिस्तान है वहां पर शिवाजी से सीमा मजबूत करा सके। ठीक है, तो 12 मई 1666 का दिन होता है। दरबार में शिवाजी को जानबूझ करके निचले दर्जे के उमराव के साथ खड़ा कर देता है औरंगजेब, ताकि वो इनका इंसल्ट कर सके, जिन लोगों को शिवाजी ने ऑलरेडी बैटल में हरा दिया था, जो कि शिवाजी जैसे राजा के लिए एक अपमानजनक था। इस इंसल्ट के कारण शिवाजी जो दरबार लगा रहता है वहां से उठ करके चले जाते हैं। अब क्या होता है कि औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आती है और उसने शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया। मतलब जो उसका किला था उसी के अंदर अरेस्ट कर लिया, वो किला के बाहर नहीं जा सकते थे। तो राम सिंह करके देख रेख करने वाला था, जिसे औरंगजेब ने रखा था, जिम्मेदारी दिया था कि वो इन पे नजर रख सके। और वहीं कोर्ट में औरंगजेब का डिबेट चल रहा था कि शिवाजी को मार दिया जाए या फिर उन्हें सेवा में रख लिया जाए। ये बिल्कुल खतरनाक स्थिति थी। इस फैसले पर राम सिंह असर डालने का पूरा जोर लगा रहा था, क्योंकि इसने शिवाजी की पर्सनल सेफ्टी का भरोसा दिलाया था शिवाजी को। और इसी बीच काबुल में शिवाजी के पोस्टिंग का ऑर्डर आ जाता है, जिसे शिवाजी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि दरबार में लोग बातें कर रहे थे कि जब शिवाजी जाते काबुल में तो उन्हें रास्ते में ही मार दिया जाता। इसीलिए शिवाजी ने ये प्लान को कैंसिल कर दिया। तो कोर्ट में क्या फैसला होता है कि शिवाजी को एज अ मनसबदार खुद के अधीन बना लिया जाए। तो शिवाजी क्या करते हैं कि मनसबदार बनने से पहले अपने किलों की ट्रांसफर की मांग करते हैं, जिसे औरंगजेब जो रहता है मना कर देता है और उल्टा उन्हें मारने का ऑर्डर जारी कर देता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ जय सिंह ही रोक सकता था। तो शिवाजी ने क्या किया कि उन्होंने एक प्लान बनाया। उसमें उन्होंने बीमारी का नाटक किया और कहा कि वो गरीबों और ब्राह्मणों में मिठाइयों की टोकरियां भेजना चाहते हैं, और उन्होंने भेजना शुरू किया। ये काम उन्होंने यह कह के किया कि वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये सोर्स आपको मिल जाएगा इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट एंड मिडाइवल से। उसके बाद वो क्या करते हैं कि 17 अगस्त 1666 इस दिन शिवाजी और संभाजी उन्हीं फलों की टोकरियों में छिप करके आगरा से निकल जाते हैं। ये सोर्स मिल जाएगा द मराठास, और एक और किताब है इंडिया द डेफिनिट हिस्ट्री, यहाँ से ये सोर्स मिल जाएगा। कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे कि स्टेवर्ट गॉर्डन नाम के हिस्टोरियन हैं, इनका कहना है कि ये फलों की टोकरियों में छुपने वाला जो बात है ये बस लोक कथा है। इनका कहना है कि शिवाजी वहां से किसी की मदद से छूटे थे, जो वहां के राज्यपाल या फिर होते हैं देख रेख करने वाले, उनकी मदद से छूटे होंगे, स्टेवर्ट गॉर्डन का कहना है। तो अब यहाँ पे कह रहा है मनसबदार और जागीरदार जो मुगल थे वो जैसे जैसे एक्सटेंड किए, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते हैं, तो उनके साथ जो अलायंस जुड़ती है वो अलग अलग जाति की होती है, अलग अलग प्रजाति की होती है। शुरुआत में उनके पास केवल तुरानी सरदार थे, यानी कि तुर्क मुल्क के। उसके बाद ईरानी हो गए, इंडियन मुस्लिम्स हो गए, अफगानीज हो गए, राजपूत्स हो गए, मराठा हो गए, और भी दूसरे कई ग्रुप्स
मुगल के साथ शामिल हो जाते हैं। जो लोग मुगल के अंडर में सर्विस करते थे उन्हें मनसबदार कहते थे। ये जो मनसबदार है इसे मुगल ऑफिसर कहा जाता है, जिसकी जो शुरुआत है अकबर ने की थी। मनसबदार एक पद होता है, एक तरह से रैंक होता था, जिसमें एक ग्रेडिंग सिस्टम फिक्स किया हुआ था। जैसे कि पहला हो गया रैंक, ठीक है, दूसरा हो गया सैलरी, तीसरा हो गया मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें सैलरी और रैंक जो होता था ये जात और सवार से तय किया जाता था। ये जात कोई कास्ट वाली जाति की बात नहीं की गई है, ये एक टर्म है। इसमें जो बड़ी जात होती थी उतनी ही ज्यादा प्रतिष्ठा और उतना ही ज्यादा वेतन दिया जाता था। एक तरह से कह सकते हैं स्टेटस या रैंक। जैसे कि 5000 ज्यादा से अगर रैंक है तो उसे कहा जाता था आमीर उल उमारा, ये एक टाइटल है। और वहीं अगर 1000 से ज्यादा रैंक और 5000 से नीचे रैंक रहता था तो उसे कहा जाता था आमीर अल कबीर। और 1000 से उसके नीचे के जो रैंक वाले होते थे उन्हें सिर्फ आमीर कहा जाता था। अकबर के रेन में 5000 जात थे मनसबदार के, यानी कि 29 मनसबदार हो गए। और औरंगजेब के टाइम में 5000 जात थे मनसबदार के, लेकिन मनसबदार 79 थे। तो मनसबदार को कैवेलरी हो गया यानी घुड़सवार हो गया, आर्मी हो गया, ये सभी को मेंटेन करना रहता था। वे अपने घोड़ों को लेकर के जाते थे और उस पे एक चिन्ह बनवाते थे, साथ ही साथ अपने सैनिकों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाते थे। उसके बाद उन्हें वेतन के लिए धन मिलता था। वो जो मनसबदार थे उन्हें सैलरी के रूप में लैंड जैसे एरिया दिया जाता था, जिसे जागीर्स कहा जाता था। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कि जो मुक्तीज होते थे, मुक्तीज वो होते थे जो स्लेव होते थे, ट्रेंड स्लेव होते थे, उन्हें भी इसी तरीके से जागीर मिलता था, जिसे क्या कहते थे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि मुक्तीज उस जगह पे रूल करते थे, उस एरिया पे। लेकिन मनसबदार क्या होते थे, वो जागीरदार्स भी होते थे। जागीरदार वो हो गए जो जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अकबर के रेन में जागीर्स और सैलरी जो थी वो बिल्कुल ही संतुलन तरीके से थी, लेकिन औरंगजेब के समय में ये संतुलन बिगड़ जाता है और जागीर से मिलने वाली जो वास्तविक आय थी वो कम हो जाती है। उस समय पे औरंगजेब के समय पे मनसबदार बहुत ही ज्यादा वो बढ़ जाते हैं और जागीर जो होता है उसका शॉर्टेज हो जाता है। इसके कारण जागीरदार जो थे वो किसानों से अधिक रेवेन्यू वसूलने लगते हैं। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से मनसबदार थे जो जागीरदार भी थे। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा है जिसमें एक मनसबदार अपने घुड़सवार सैनिक के साथ मार्च करते हुए जा रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिगर 6 में ये एक मिनिएचर पेंटिंग है शाहजहां के समय पे, जिसमें करप्शन दिखा रहा है। जिसमें पहला में दिखा रहा है कि कैसे एक करप्ट ऑफिसर रिश्वत ले रहा है और दूसरे में एक टैक्स कलेक्टर जो है वो पुअर पीजेंट को पनिश कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है जब्त एंड जमींदार्स। मुगल के जो रेवेन्यू सिस्टम का मेन सोर्स था वो टैक्स था। बहुत से रीजन्स में जो पीजेंट थे वो डायरेक्टली टैक्स नहीं दे पाते थे रूलर्स को, तो वो क्या करते थे, वो हेडमैन हो गया यानी कि गांव का मुखिया हो गया या फिर चीफ स्टैन हो गया, इन दोनों के जरिए वो टैक्स पे करते थे और इन्हीं लोग को मुगल्स जमींदार कहते थे। तोडरमल जो था वो रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का। तो 1570 से 1580 यानी कि 10 साल के अंतराल में उसने एक सर्वे कराया। उस सर्वे में उसने क्रॉप कल्टीवेशन को देखा, उसके प्राइसेस को देखा और खेती के जो योग्य जमीन थी उसे देखा। इस सर्वे के बेसिस पे जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया प्रत्येक क्रॉप्स के लिए। हर एक प्रोविंसेस को रेवेन्यू सर्कल में बांटा गया। अब जो रेवेन्यू सर्कल था इसका हर एक सर्कल को अलग अलग फसलों के लिए टैक्स फिक्स कर दिया गया।
जैसे कि कोई पोटैटो उगाएगा तो उसके लिए अलग प्राइस होगा, कोई अगर कॉर्न उगाएगा तो उसके लिए अलग प्राइस होगा, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा गया है। ठीक है, हमें ये सारे टर्म्स याद रखने हैं। और ये जब्त जो था वो उन क्षेत्रों में लगा था जहां मुगल अधिकारी एरिया का सर्वे कर सकते थे और उसका लेखा जोखा रख सकते थे। गुजरात और बंगाल जैसे एरिया में जब्त नहीं लगाया गया क्योंकि वहां लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। कुछ एरियाज में जो जमींदार थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए वो कभी कभी रेबल कर देते थे, ठीक है, मुगल्स के खिलाफ। जब मुगल अत्याचार बहुत ज्यादा करने लगे तो जमींदार और पीजेंट जो थे वो एक होकर के विद्रोह कर देते थे। 17 सेंचुरी के खत्म होते होते ये जो रिबल्स थे ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गए और मुगल्स के लिए ये एक चैलेंज बन गया था। अब यहाँ पे अकबरनामा और ऐन ए अकबारी के बारे में कह रहा है। तो अबुल फजल जो था ये अकबर का एक क्लोज फ्रेंड था, साथ ही साथ उसका कॉर्टियर था। तो अकबर ने अबुल फजल को ऑर्डर दिया कि वो उसके रेन का जो भी बातें हैं उसे एज अ हिस्ट्री लिखे। ठीक है, एक तरह से हिस्ट्री लिखने का ऑर्डर दिया। तो इसने हिस्ट्री लिखा अकबर के कार्यकाल का, जो कि 3 वॉल्यूम में इसने लिखा था, जिसे अकबरनामा कहा गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है ये सारे टर्म्स। तो अकबरनामा को उसने 3 वॉल्यूम में लिखा, जिसमें पहला जो वॉल्यूम था उसमें इसके पूर्वजों के बारे में लिखा है, ठीक है, इसके एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है, और दूसरे वॉल्यूम में इसने इसके शासन काल के बारे में लिखा और जो घटनाएं घटी थी उस समय पे उसके बारे में लिखा है, और तीसरे वॉल्यूम में ऐन ई अकबारी जिसका नाम है, अबुल फजल ने अकबर की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है, उसके सेना के बारे में लिखा है, रॉयल फैमिली जो था उसके बारे में लिखा है, राज्य के बारे में लिखा है, फिर इंडियन कल्चर के बारे में भी लिखा है, साथ ही साथ संस्कृत के बारे में भी लिखा है, और मजदूरी हो गया, उसके क्रॉप्स हो गए, प्राइसेस हो गए, उत्पाद हो गए, ये सब इसने 3rd वॉल्यूम में लिखा जिसका नाम ऐन ई अकबारी है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे अकबर के पॉलिसीज के बारे में कह रहा है। अकबर ने अपने शासन काल में बहुत ही ब्रॉड फीचर्स को लाया था एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि सूबाज हो गए, ठीक है, सूबेदार हो गए। अगर अबुल फजल के अकाउंट से बात करें जो कि ऐन ई अकबारी है, तो मुगल एम्पायर जो था वो कई एडमिनिस्ट्रेशन में बटा हुआ था जिसे सूबास कहा जाता है। जैसे आज के समय पे जो स्टेट्स हैं वैसे ही सूबास था, और सभी सूबास को सूबेदार रूल करते थे, जैसे कि आज के समय पे जो गवर्नर हैं। यहाँ तक कि हर एक सूबा में एक दीवानी होता था। दीवानी यानी कि जो फाइनेंस से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, जैसे रेवेन्यू हो गया, अकाउंटिंग का मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ इन सूबास में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और भी कई अधिकारियों को इसने रखा था, जैसे में बख्शी हो गया, फिर सदर हो गया, फौजदार हो गया, कोतवाल हो गया। बख्शी यानी कि जो मिलिट्री को पैसे देता था, पे मास्टर जो होता था उनका, फिर सदर जो हो गया जो रिलीजियस काम को देखता था, संभालता था, फौजदार यानी कि मिलिट्री कमांडर हो गया, और कोतवाल यानी कि पुलिस कमांडर हो गया। अब यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, फिगर नंबर 8, जिसमें नूर जहान का फरमान दिखाया है। नूर जहान कौन थी? नूर जहान जो थी ये जहांगीर और मेहरुनिसा की बेटी थी। मेहरुनिसा और जहांगीर की शादी 1611 में होती है। नूर जहां जो थी बहुत ही अत्यंत सपोर्टर थी जहांगीर की, जिसके रिजल्ट में जहांगीर ने उसके सम्मान में सिल्वर के कॉइन को इशू करवाता है, जिस पे एक तरफ उसने अपने शाही किताब को छपवाया और दूसरी ओर उसने लिखवाया था कि मालिक बेगम नूर जहां के नाम पर ढाली गई। ठीक है, सिक्का के पिछले साइड पे लिखवाया था एक सम्मान के रूप में। उसके बाद इस फिगर में जो ये मुहर लगा हुआ है, ये स्क्वायर वाला मुहर, इस पे लिखा है उनकी सर्वोच्च एवं महान नूर जहां बादशाह बेगम का आदेश, और ये जो सर्कल वाला मुहर लगा है इस पे लिखा हुआ है शाह जहांगीर के सूर्य के कारण वो चंद्रमा की भांति चमक उठी, नूर जहां बादशाह बेगम युग की बेगम बनी रहे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अकबर के जो नोबल कमांडर्स थे जिन्हें आमिर कहा जाता था, उनका बहुत ही बड़ा सेना होता था।
साथ ही साथ उनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू होता था। जब तक वो अपने रूलर से लॉयल रहते थे तब तक जो साम्राज्य था वो अच्छे से चलता था। 17th सेंचुरी के एंड में जो आमीर्स थे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। 1570 में अकबर जो था वो फतेहपुर सिकरी जाता है। वहां पे उसने एक धार्मिक चर्चा की शुरुआत की। इसके साथ तो अलग अलग धर्म के जो विद्वान थे उनके साथ एक इबादत खाना नाम के जगह पे। तो इस डिस्कशन में उसने ब्राह्मण्स को रखा, उलेमा को रखा। जो उलेमा होते थे वो मुस्लिम धर्म के होते हैं। फिर जेसुट प्रीस्ट हो गए जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस होते थे, और जोरोएस्ट्रियन यानी कि पारसी के तरफ से थे। तो इन सभी जो धर्मों के विद्वान थे इनके साथ वो डिस्कशन करता है इबादत खाना में, जो कि बिल्डिंग का नाम था। और अकबर ने एनालाइज किया कि ये जो धार्मिक विद्वान हैं ये रिचुअल्स और दोगमा पे ज्यादा फोकस करते हैं। रिचुअल यानी कि कर्मकांड और दोगमा यानी कि सिद्धांत हो गए, जो कि मोस्टली बाइगोट्स होते थे यानी कि संकीर्ण और पक्षपाती होते थे। अकबर ने आइडिया डाला सुलह ए कुल का। सुलह कुल में उसका कहना था कि यूनिवर्सल पीस को फॉलो किया जाए यानी सार्वभौमिक शांति। साथ ही साथ उसने जस्टिस, ऑनेस्टी और पीस के सिस्टम पे भी फोकस किया। अबुल फजल जो था ये यूनिवर्सल पीस सुलह ई कुल को विचारधारा को सपोर्ट करने में मदद करता है अकबर को। बाद में यही प्रिंसिपल जहांगीर और शाहजहां भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे सुलह ई कुल के बारे में जहांगीर जो है अकबर का जो बेटा है वो अपने इस पॉलिसी को जो उसके पिता ने शुरू किया सुलह ई कुल उसके बारे में कुछ लिखा है। तो उसमें उसने लिखा है कि जैसे ईश्वर की असीम करुणा में सभी वर्गों और सभी धर्मों के लिए स्थान है, वैसे ही उनके साम्राज्य में जिसकी सीमाएं चारों ओर समुद्र तक फैली थी, विपरीत धर्मों और विभिन्न प्रकार के विश्वासों वाले लोगों के लिए भी स्थान था। ऐसा ये जहांगीर लिख रहा है। इनटॉलरेंस का मार्ग बंद कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि अब ये टॉलरेंट हो गए हैं, ऐसा ये लिख रहा है। सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में मिलते थे तथा ईसाई और ज्यूज यानी यहूदियों की एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। और उसने लिखा है कि यूनिवर्सल पीस यानी सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया सभी ने। ये तो वही बात हो गई, दानवीर बनत है बैठे नौका पार, ठीक है। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ। मुगल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका जो इकोनॉमी था उसके आर्मी के स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो ट्रेड था वो इंक्रीज करता है, साथ ही साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज करता है। फिर फॉरेन ट्रैवलर्स को जो भारत होता है वो बहुत ही अमीर लगता है। ये तो पहले भी लगा था एंशिएंट में अगर देखा जाए, लेकिन इसी समय पे क्या होता है कि बहुत ही भारी मात्रा में पुअर्टी भी एग्जिस्ट करती थी। शाहजहां के समय पे 8000 मनसबदार थे जिसमें हाईएस्ट रैंक जो थे वो 445 थे यानी कि 5.6%। और बस इतने कम होने के बाद भी इनका जो रेवेन्यू रेट था वो 61.5% था। सो ये पूरे तरीके से इनइक्वालिटी थी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इतना कम होने के बावजूद भी कितना ज्यादा ये रेवेन्यू ले रहे थे। इसमें जो फायदा हो रहा था वो सिर्फ मुगल इलाइट्स को हो रहा था, जैसे कि जो उनके नोबल्स थे, मनसबदार थे, इम्पेयरर्स थे। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि टैक्स जब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो फार्मर्स और जो आर्टिसियंस होते थे उनके लिए जीना एक हैंड टू माउथ हो गया था। रोज कमाओ रोज खाओ, कुछ बचता ही नहीं था। और यही सब कारणों के वजह से मुगल एम्पायर जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है औरंगजेब के बाद। और भी कई रीजंस होते हैं जैसे कि जो गवर्नर और नोबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट पावर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रोविंसेस होते हैं वो न्यू स्टेट के तौर पे अपने अपने रूलर्स के साथ उभर आते हैं। जैसे हैदराबाद का रूलर हो गया निजाम उल मुल्क असफ जा, फिर अवध हो गया जिसे नवाब्स रूल करने लगे। और अब जो था मुगल एम्पायर सिमट करके सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रह गया था। 18th सेंचुरी तक जो पावरफुल प्रोविंसेस थी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उभर आई और इसी तरीके से मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। तो अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है किंग्स एंड क्वींस की बात हो रही है 1520 से 1566 की,
जिसमें ओटोमान एम्पायर, जिसका जो राजा होता है वो होता है सुलेमान। सुलेमान जो रहता है वो अपने राज्य को यूरोप तक एक्सटेंड करता है। हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया वियना का कैपिटल है, बगदाद हो गया, इराक हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, मोरक्को हो गया, यहाँ तक वो फैल चुका था। उसने ऑटोमान नेवी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। साथ ही साथ जो ऑटोमान एम्पायर का नेवी था उनका डोमिनेंस ईस्ट मेडिटेरियन सी में था। वहां पे उनका अक्सर स्पेन के साथ कंपटीशन चलता था। फिर अरब सी में देखे तो उनका कंपटीशन पोर्तुगीज के साथ चलता था। जो सुलेमान था उसे टाइटल मिला अल कानूनी, क्योंकि उसने बहुत से लॉ पास करवाए थे उस पीरियड में, ताकि वो डोमेन सत्ता में रह सके और साथ ही साथ अपने सत्ता को एक्सटेंड कर सके। और साथ ही साथ उसने पीजेंट्स के लिए भी लॉ बहुत से पास करवाए थे, इसलिए उसे कहा गया लॉ गिवर यानी अल कानूनी। वो फोर्स लेबर और एक्स्ट्रा टैक्सेस के खिलाफ था। 17 सेंचुरी में ऑटोमान एम्पायर वीक हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है। तो जब वो खत्म हो जाता है ऑटोमान एम्पायर, तो लोग कहते हैं कि सुलेमान के रेन में गुड गवर्नेंस था। अब यहाँ पे कह रहा है कि अकबर्स के कौन कौन से अदर कॉन्टेम्पररीज रहे, यानी कि यहाँ पे जब अकबर रूल कर रहा था भारत में, तो उसी समय पे दूसरे जगह पे कौन कौन रूल कर रहा था। तो क्वीन एलिजाबेथ हो गई इंग्लैंड में, जो 1558 से 1603 में रूल की। फिर सफाविद रूलर ऑफ ईरान जो कि शाह अब्बास हो गया, जो 1588 से 1629 तक रहा। और एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रशियन रूलर रहा है जिसका नाम है सजार इवान IV, ठीक है, इसे इवान द टेरिबल भी कहते हैं। ये 1530 से 1584 में रहा है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग अब इस चैप्टर का समरी कर लेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे जो मुगल थे वो एक्सपैंड करते हैं आगरा से दिल्ली तक, और 1550 सेंचुरी के बाद मुगल्स जो होते हैं वो भारत में रूल करने लगते हैं। फिर हम लोगों ने रेड फोर्ट को देखा जो कि मुगल्स का रेसिडेंस था, यहाँ पे मुगल्स रहते थे। मुगल्स कौन थे? तो मुगल्स अपने माँ के साइड से चंगेज खान के वंशज थे, जो कि सेंट्रल एशिया और चाइना पे रूल करता था, और पिता के साइड से वो तिमूर साइड के वंशज थे, जो कि ईरान, इराक और तुर्की पर रूल करता था। उज्बेक्स उनका कॉम्पिटिटर्स था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग देखा जो कि 1702 से 1712 के बीच में था, जिसमें हम लोगों ने तिमूर और उसके वंशज को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि तिमूर जो था वो दिल्ली को कैप्चर करता है 1398 में, बस लूटने के लिए, रूल करने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मुगल मिलिट्री कैंपेन के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि बाबर 12 साल की उम्र में फरागना का रूलर बनता है, लेकिन उसे फरागना का थ्रोन छोड़ के भागना पड़ता है उज्बेक्स के कारण, तो कि दूसरे मंगोल ग्रुप्स थे। फिर वो 1504 में काबुल जाता है, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत में, और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लेता है। यही 1526 की लड़ाई को हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जिसमें पहली बार बाबर ने तोप का यूज किया था। फिर हम लोगों ने देखा कि अफगान्स जो थे वो मुगल के थ्रेट्स थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टेबल नंबर 1 में कई बैटल्स को देखा, जैसे कि 1526 वाला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होता है। फिर हम लोगों ने हुमायूं के बारे में देखा। हुमायूं 2 पीरियड में रूल करता है, पहला तो 1530 से 40 तक, दूसरा 1555 से 56 तक रूल करता है। हुमायूं को शेर खान 2 बार हराता है, जो कि शेर शाह सूरी होता है। पहला बैटल होता है बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में होता है। दूसरा बैटल होता है बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1540 में होता है। इस बैटल के बाद हुमायूं ईरान भाग जाता है, और फिर वो वापस आता है 1555 में दिल्ली को कैप्चर करने, और अगले ही साल वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। उसके बाद अकबर आता है, जो कि 13 साल की उम्र में राजा बनता है, जिसके टाइम पीरियड को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो 1556 से 70 तक का टाइम पीरियड था, उसमें बैरम खान इसके साथ रहते हैं। साथ ही साथ वो कैंपेन चलाता है सूरीज के खिलाफ, अफगान के खिलाफ, फिर मालवा हो गया, गोंडवाना हो गया। साथ में ही इसका जो मिर्जा हकीम भाई होता है, जो कि इसका अपना भाई नहीं होता है, वो उज्बेक्स के साथ मिलकर के रेबल कर देता है। फिर अकबर जो था वो चित्तौड़ के
किले को सीज करता है 1568 में। 1569 में होता है सीज ऑफ रणथंभौर फोर्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसने 1570 से 85 के बीच में कैंपेन चलाया गुजरात पे, बिहार पे, बंगाल पे, उड़ीसा पे। फिर 1579 से 80 के बीच में मिर्जा हकीम जो था रिवोल्ट कर देता है। 1585 से 1605 में कैंपेन फिर से चलाता है वो नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि कांधार को वो सीज कर लेता है सफाविद से और कश्मीर को एनेक्स कर लेता है, काबुल को भी कर लेता है क्योंकि मिर्जा हकीम का डेथ हो जाता है। उसके बाद वो कैंपेन करता है दक्कन में, जहां से वो बेरार, खानदेश और कुछ अहमदनगर के पार्ट्स को एनेक्स कर लेता है। इसके बाद इसका खुद का बेटा जो कि प्रिंस सलीम होता है, जो आगे जाके जहांगीर बनेगा, वो इसके खिलाफ ही रेबल कर देता है। अब जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से 1627। ये मिलिट्री कैंपेन कराता है, अपने ही पिता का पॉलिसी कंटिन्यू रखता है। सिख्स के खिलाफ हो गया, अहोम के खिलाफ हो गया, अहमदनगर हो गया। उसके बाद इसका जो बेटा होता है खुर्रम, जो कि आगे जाके शाहजहां बनेगा, वो इसके खिलाफ रेबल कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा शाहजहां के बारे में, जिसने कैंपेन कराया था अहमदनगर के अगेंस्ट, बुंदेल्स के अगेंस्ट और ओरछा फोर्ट को सीज कर लेता है। उसने बल्ख को भी सीज किया जो कि उज्बेक्स का था, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रहता है। साथ ही साथ वो कांधार भी हार जाता है सफाविद से। फिर 1632 में अहमदनगर को एनेक्स करता है और आखिर के दिनों में जब 1657 से 58 का समय होता है, अब इसके ही बेटों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और वो अपने ही पिता शाहजहां को हमेशा हमेशा के लिए आगरा के जेल में बंद कर देता है। उसके बाद औरंगजेब रूल करता है 1658 से 1707 तक, जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को हरा देता है 1663 में। उसके बाद वो कैंपेन करता है नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजाई और सिख्स के खिलाफ। वो कैंपेन करता है शिवाजी के खिलाफ, साथ ही साथ ये शिवाजी का इंसल्ट करता है, जिसका बदला शिवाजी बाद में लेते हैं। उसके बाद इसका खुद का बेटा प्रिंस अकबर ही इसके खिलाफ रेबल कर देता है। फिर बीजापुर को वो अनेक्स कर लेता है 1685 में और गोलकोंडा को अनेक्स कर लेता है 1687 में। 1698 में औरंगजेब को पर्सनली गोरिल्ला वारफेयर युद्ध का सामना करना पड़ता है, जो कि मराठा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसे काफी रेबल्स का सामना करना पड़ता है, जो कि नॉर्थ इंडिया से होता है, जो सिख्स करते हैं, जाट्स करते हैं, सतनामीज करते हैं और साथ ही साथ अहोम्स भी करते हैं। साथ में दक्कन के मराठा भी इसके खिलाफ रेबल कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा मिलिट्री कैंपेन जो अकबर और औरंगजेब के द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुगल ट्रेडिशन क्या था सक्सेशन का, तो दो तरीके का था। पहला तो था प्राइमोजेनिटर, जिसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था, और जो तिमुरिड साइड का था, यानी तिमूर के साइड का जो ट्रेडिशन था जिसे मुगल फॉलो करते थे, वो था को पेरेंट्सरी इनहेरिटेंस, जिसमें सभी बेटों का इक्वल हक है राज्य पे। उसके बाद है मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स, जिसमें हम लोगों ने देखा जो जहांगीर की माँ थी वो कछवाहा प्रिंसेस थी, जिनका नाम था मरियम उस जमानी। शाहजहां की जो माँ थी वो थी बिल्किस मखानी, जो कि राठौड़ प्रिंसेस थी। मुगल रिलेशन में हम लोगों ने देखा कि कई रूलर्स उसे ज्वाइन कर लेते हैं मुगल एम्पायर को, लेकिन कई लोग रेसिस्ट भी करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सिसोदिया राजपूत्स का, जो कभी भी मुगल्स को एक्सेप्ट नहीं करते और उनके अथॉरिटी को बहुत ही लंबे समय तक ठुकराते आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा मनसबदार्स एंड जागीरदार। तो मनसबदार कौन होते थे? जो मुगल के सर्विस के अंदर काम करते थे, उन्हें मनसबदार कहते थे। पहले वो सिर्फ तुर्किश नोबल्स को रिक्रूट करते थे, जिन्हें तुरानीस कहा जाता था। उसके बाद वो ईरानी, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा और भी अदर ग्रुप्स को अपने सर्विस में इंक्लूड करने लगे थे, जिन्हें मनसबदार्स कहते थे। मनसबदार अपने रैंक, सैलरी और मिलिट्री के ग्रेडिंग सिस्टम में बटे हुए थे। जिनके पास सबसे ज्यादा जाट होता था वही सबसे ज्यादा सैलरी पाते थे। ये जाट का अर्थ यहाँ पे कास्ट नहीं होगा, वो एक तरह से रैंक होती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मनसबदार को रेवेन्यू के तौर पे, सैलरी के तौर पे जागीर्स दी जाती थी। जागीर्स यानी कि लैंड, जैसा कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि मुक्तीस को इक्तास दिया जाता था। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा
कैसे जागीरदार जो होते थे वो मनसबदार भी होते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जब्त एंड जमींदार्स के बारे में देखा। जो पीजेंट डायरेक्टली टैक्स नहीं दे पाते थे वो अपने विलेज के हेडमैन या फिर चीफ स्टैन को देते थे वो सारे टैक्सेस, जिसे मुगल जमींदार कहते थे। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो था टोडरमल। 1570 से 1580 के बीच में वो एक सर्वे करता है और उस सर्वे के आधार पे वो एक रेवेन्यू सिस्टम बनाता है जिसे जब्त कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कई बार जमींदार और पीजेंट जो एक जाति के होते थे मिल करके मुगल के खिलाफ रेबल कर देते थे। अब यहाँ पे कह रहा है अकबरनामा और ऐने अकबारी के बारे में। अकबरनामा एक किताब है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। इसने अकबरनामा को 3 वॉल्यूम में लिखा है। अकबरनामा हिस्ट्री है अकबर के टाइम पीरियड का। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अकबर के पॉलिसीज के बारे में देखा था, जिसके बारे में अबुल फजल ने अकबरनामा के 3rd वॉल्यूम ऐने अकबारी में भी डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नूरजहां का फरमान देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो अकबर था वो फतेहपुर सिकरी जाता है 1570 में, धार्मिक चर्चा करवाता है धर्म के विद्वानों से, इबादत खाना में करवाता है। ठीक है, ये सारा डिस्कशन। सुलह ई कुल का आइडिया दिया जिसका मतलब है यूनिवर्सल पीस। उसके बाद हम लोगों ने आखिर में देखा कि कैसे मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी और उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। छोटे छोटे प्रोविंसेस अपने रूलर्स के साथ उभर आए, जैसे कि हैदराबाद और अवध हो गया। आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोमन के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा जिसका रूलर था सुल्तान सुलेमान 1520 से 66 तक। और आखिर में हम लोगों ने देखा था अकबर के दूसरे कॉन्टेम्पररीज। तो यहीं पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।